नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और दमदार 10 में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर एयरबेस पर ड्रोन अटैक के बाद बीते 4 दिनों से लगातार ड्रोन वाली साजिश जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे आतंकियों को ड्रोन के रूप में नया हथियार मिल गया हो। इसकी जांच तो की ही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ड्रोन वाली साजिश से निपटने की रणनीति क्या होगी, क्योंकि यह वो हथियार है जो बाजार में आसानी से मिल जाता है और इससे बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाई जा सकती है। यूं तो ड्रोन को लेकर कई नियम कानून हैं, लेकिन सच कहें तो ड्रोन उस डेंजरस हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कभी भी गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि ड्रोन को लेकर कानून क्या है, ड्रोन को कैसे खरीद सकते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और हथियारों को देखें, अगर आतंकियों के हथियारों को देखें तो उनके लिए कैसे यह हथियार बन गया है। टारगेट सेट किया, ड्रोन उड़ाया, दूर से बैठकर बटन दबाया और मकसद पूरा। सवाल यह है, क्या ड्रोन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया? क्या आतंकियों ने नया हथियार उठा लिया है? अब खून बहाने के लिए ड्रोन टेक्निक पर भरोसा कर रहे हैं वो? इन सवालों के पीछे ठोस वजहें भी हैं। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले का पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने आ चुका है। सीमा पार से ड्रोन की साजिश का हाफिज सईद से लिंक भी करीब करीब क्लियर हो चुका है। जाहिर हमला हिंदुस्तान में हुआ है, लेकिन डर दुनिया भर में है। आज यहां हुआ है, कल कहीं और होगा, क्योंकि तकनीक के इस दौर में ड्रोन का मिलना उतना ही आसान है जैसे किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा या बर्गर का मिलना। ड्रोन का मिलना जितना आसान है, उससे भी ज्यादा आसान है इसका मिसयूज। जम्मू में आतंक फैलाने के लिए जैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उसे लेकर कई अहम बिंदु सामने आ रहे हैं। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए। उसके अलावा आज देखे होंगे, जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। ड्रोन खरीदना और उसका इस्तेमाल कितना आसान है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान की ड्रोन साजिश के बाद क्या कुछ हुआ, इसका अपडेट दे देते हैं। इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जम्मू में है। एनएसजी की टीम भी जम्मू पहुंच चुकी है। एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए लगातार अब इस बात की कड़ियों को जांचने में लगा हुआ है कि आखिर ये जो ड्रोन्स इस समय जम्मू के अलग अलग इलाकों में आ रहे हैं, जो बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर के आसपास है, ऐसे में ये ड्रोन्स बॉर्डर पार से आ रहे हैं या फिर जम्मू में ही कोई ऐसे ऑपरेटिव्स हैं जो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर सेना और एयरफोर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस साजिश को डीकोड करने में जुटी हैं, क्योंकि लगातार 4 दिन से जम्मू कश्मीर में ड्रोन लगातार देखे जा रहे हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर 26 जून को अटैक हुआ, उसके बाद तो 27 जून को फिर कालूचक में ड्रोन देखा गया। 28 जून को भी सुंजवान में ड्रोन को खदेड़ा गया और आज भी यानी 29 जून को श्रीनगर में ड्रोन नजर आया। जाहिर है खतरा बड़ा है, इसलिए ड्रोन अटैक से निपटने की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े लोगों की बैठक हुई। वहीं यूएन में भी भारत ने ड्रोन आतंकवाद की बात को पुरजोर तरीके से उठाया।
पिछले 3 दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि ड्रोन के जरिए कुछ बड़ी वारदात करने के लिए आतंकवादी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। ये जो पूरा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, रात के अंधेरे में ड्रोन सीमा पार से आया था या फिर उसे भारतीय सीमा के अंदर से ही ऑपरेट किया गया था। दरअसल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है और इससे पहले सीमा पार से ड्रोन अधिकतम 12 किलोमीटर तक ही घुसपैठ कर सके थे। ऐसे में हो सकता है हमलावर ड्रोन को भारतीय सीमा में ही ऑपरेट किया गया हो और इसके पीछे कोई आतंकवादी का स्लीपर सेल हो। अगर ऐसा है तो ये बड़ा खतरा है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। साल 2019 में आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इसमें एक ड्रोन चुन चुन कर लोगों पर आतिशबाजी वाले रॉकेट दाग रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और कुछ ही फीट पर उड़ता ये ड्रोन पोजीशन बदल बदल कर रॉकेट नीचे छोड़ता जा रहा था। ये वीडियो अमेरिका के टेक्सास का है, जिसमें एक तेज आवाज में संगीत बजने पर एक पड़ोसी इतना नाराज हो गया कि उसने ड्रोन से म्यूजिक बजा रहे लोगों पर आतिशबाजी कर दी। इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आपकी किसी से दुश्मनी हो और वो बदला लेने के लिए इसी तरह ड्रोन साजिश को अंजाम दे दे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल बाजार में ड्रोन आसानी से उपलब्ध हैं। देश में अलग अलग तरह के ड्रोन मौजूद हैं। 200 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। अब ड्रोन किस तरीके से होते हैं, कैसे कैसे ड्रोन होते हैं, ये सब दिखाने के लिए हम आपको इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन में लेके आए हैं, जहां आपको अलग अलग तरीके के ड्रोन एक साथ नजर आएंगे। ये आप देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरी है। ये आपको समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ सागर हैं कि कौन सी कैटेगरी में किस तरीके से ड्रोन्स यूज होते हैं और कैसे कैसे ड्रोन्स होते हैं। सागर, सीधा समझना चाहेंगे, ये ड्रोन्स हैं अलग अलग, लेकिन इनके क्या काम है, कैसे ये काम करते हैं? ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप ये एक ड्रोन देख रहे हैं, इसकी पेलोड कैपेसिटी 5 kg है। तो आपका 5 kg का कोई भी एसेंशियल गुड्स, फूड, मेडिसिन्स या अदर चीज़ें जो भी आपको हैं, इस ड्रोन से आप 5 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। दिस फॉर द इंस्पेक्शन पर्पज। इसमें थर्मल कैमरा लगा हुआ है। ये दूसरा है IRS वायु, जो कि आप देखेंगे कि ये डे सर्वेलेंस के लिए होता है, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है या आपको जैसे कोई इवेंट हो रहा है वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, तो ये ड्रोन्स यूज़ करते हैं। ये आपका एक बॉक्स कैरिंग छोटा ड्रोन है, जिसमें आप 500 ग्राम तक कोई भी प्रोडक्ट रख के ईजिली आप इसको 8 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। और ये यूजली एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। वैसे तो ड्रोन सामान पहुंचाने के लिए सबसे मुफीद माने जाते हैं, लेकिन इनमें विस्फोटक भी भेजे जा सकते हैं। आतंकियों ने किस तरह जम्मू में विस्फोटक भेजा, उसका डेमो समझिए। ये अगर हम उठा के दिखाएं, मान लीजिए ये अगर ये आपका अगर ये फ्लाई कर रहा है इस तरीके से, तो ये कितनी क्षमता तक ये ड्रॉप करेगा? ये 500 ग्राम तक का जो पेलोड है उसको एक जगह से ले जा करके आगे 20 किलोमीटर तक दूर तक। देखिए ये इस तरीके से, यानी कि अगर कोई भी संदिग्ध चीज इसके अंदर रखी जा सकती है और ड्रॉप करने के बाद ये वापस भी आ जाएगा। वापस भी आ सकता है। ड्रोन में सिर्फ कैमरा लगाकर कहीं से भी निगरानी की व्यवस्था है। साथ ही सिर्फ एक GPS लगाकर उसे टारगेट तक भेजा जा सकता है। जाहिर है इसका दुरुपयोग भी बेहद आसान है। ड्रोन ना मैनुअली प्लस ऑटोनोमस दोनों वर्क करता है, क्योंकि इसमें GPS लगा हुआ है। आप इसमें कोऑर्डिनेट डाल दीजिए और ये ऑटोमेटिकली उस जगह जाएगा। इवन आप यू कैन डिफाइन द पाथ, आप पाथ डिफाइन कर सकते हो, उसी पाथ पे ऑटोनोमस चलेगा। आपको कोई ह्यूमन इंटरवेंस की जरूरत नहीं है। आप इवन ह्यूमन के साथ मैनुअली फ्लाई कर सकते हैं। बैटरी और कैमरा क्या बड़ी समस्या नहीं होंगे उस दौरान? सर बैटरी उसी अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 1 घंटा फ्लाई चाहिए, तो ड्रोन भी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होगा ताकि वो बैटरी का वेट भी ले सके, आपका जो भी प्रोडक्ट आप कैरी करवा रहे हो उसका वेट ले सके, और रेंज के लिए फिर उसका ट्रांसमीटर और वीडियो ट्रांसमीटर जो होता है, कंट्रोलिंग ट्रांसमीटर, वो अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं। यानी जो ड्रोन काम आसान करता है वो डेंजरस भी होता है। उसे उड़ता बम बनाया जा सकता है और ये आसानी से मिल भी जाता है, कहीं खुले में तो कहीं चोरी छिपे। हालांकि इसी साल 2021 मार्च में आए DGCA के नए ड्रोन रूल्स के मुताबिक 250 ग्राम के नीचे वजन वाले ड्रोन को बनाना, बेचना और उसे बिना इजाजत उड़ाना वर्जित है।
लेकिन दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां इसे बेचने का दावा किया जा रहा है। चांदनी चौक के एक ऐसे ही बाजार में पहुंचे संवाददाता सैयद आमिर। ये ड्रोन कैमरा जो होता है, ड्रोन पे जो कैमरा लगा के शूट होता है, ये मिल सकता है क्या? कौन सा? ड्रोन उड़ने वाला, रिमोट से उड़ाने वाला उड़ने वाली ड्रोन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हो जाती है उसकी? तो 50,000 से। अच्छा, तो क्या ऑर्डर देना पड़ेगा कि आपके पास अवेलेबल होगा? मिल जाएगा, आप जब लेंगे जब ऑर्डर देना पड़ेगा आपको। कितने दिन में मंगा देंगे? जब लेना, जब आगे पैसे लेके। अच्छा, ये देखो, पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा? कैश पेमेंट होगा। तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 1,000 रुपए से लेकर लाखों की कीमत तक के ड्रोन आसानी से उपलब्ध हैं। तो जम्मू के एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन अटैक के बाद, यानी कि आतंकी साजिश के बाद, सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और ये थ्रेट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यहाँ पर भारत में आप सोच सकते हैं कोई भी शख्स ड्रोन कैसे मंगा सकता है। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेज़ॉन है। मान लीजिए आप दूसरी किसी वेबसाइट के ज़रिए भी इसको आसानी से मंगवा सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। हालांकि सरकार ये कहती है कि जो भी ड्रोन निर्माता कंपनी है उसके पास अपने ख़रीदार की सारी डिटेल होती है। हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक सर्टेन वेट का जो ड्रोन है वो कोई भी ख़रीद सकता है। हमने ई कॉमर्स वेबसाइट पर सर्च ऑप्शन में सिर्फ आप देखिए ड्रोन डाला है और मेरे पास तमाम ऑप्शन यहाँ पर खुल गए। मैं कौन सा ड्रोन ख़रीदना चाहता हूँ, 10,000 से लेकर 2,500 रुपये का, 75,000 का, हर ड्रोन मुझे यहाँ पर मौजूद है। मैंने इसको बाय नाउ किया है और बाय नाउ करने के बाद इसमें सिर्फ मेरा जो एड्रेस पहले से मेंशन था वो एड्रेस मैंने आगे बढ़ाया। इसने मुझसे नहीं पूछा मुझे क्यों चाहिए, इसने मुझसे नहीं पूछा कि मेरा नाम क्या है या मेरी उम्र क्या है, कोई इसने डिटेल नहीं ली। मैं इसका पेमेंट देके इसे अपने घर पर मंगा सकता हूँ। ये मैं ही नहीं, कोई बदनीयत रखने वाला शख्स भी भारत में बैठ के इस तरह के ड्रोन को कहीं से भी मंगा सकता है, कहीं पे भी ऑपरेट कर सकता है और उससे कुछ भी बुरा कर सकता है। इसीलिए ये थ्रेट बहुत बड़ा है। वैसे तो इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इनका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। भारत में ड्रोन से संबंधित क्या गाइडलाइन है उसे भी समझ लीजिए। डीजीसीए के मुताबिक भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस ऑफिस की इजाजत लेनी पड़ती है। ड्रोन का इस्तेमाल केवल दिन के समय में ही किया जा सकता है। हालांकि रात में शादी विवाह के लिए इसकी इजाजत है। नो फ्लाई जोन में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर के भीतर ड्रोन उड़ाने की मनाही है। रणनीतिक स्थानों से 2 किलोमीटर के भीतर भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। राज्यों में सचिवालय परिसर के 3 किलोमीटर के दायरे में भी ड्रोन के उड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ड्रोन नीचे उड़ान भरते हैं, इसलिए राडार से उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता और इसी का फायदा आतंकी उठाते हैं। ऐसे में जरूरत है ड्रोन को लेकर एक सधी रणनीति की, जिस पर अब तेजी से काम शुरू हो चुका है। दिल्ली से सैयद आमिर और मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में एक और तापमान तेवर दिखा रहा है तो दूसरी ओर मॉनसून दगा देता आ रहा है। आखिर क्यों मौसम वैज्ञानिकों को भी यह छका रहा है मॉनसून कि तारीख पर तारीख के बावजूद मॉनसून दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर केरल से चली मॉनसून एक्सप्रेस पर कहां ब्रेक लग गई, इसकी पड़ताल हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। इस बार जून के महीने के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्मी है। मानसून आ जाना चाहिए था लेकिन मानसून आया नहीं है। लू चल रही है पूरे दिल्ली में, विकट गर्मी पड़ रही है बहुत जबरदस्त। मॉनसून की राह देखते देखते देश की राजधानी दिल्ली बेहाल हो रही है। दिल्ली को इस मॉनसून में अच्छी बारिश का सब्ज़बाग दिखाया गया था, लेकिन हकीकत में मॉनसून ने दिल्ली को धोखा दे दिया और दिल्ली ड्राई जोन जैसी बनती नजर आ रही है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों को छका भी रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी लगातार अपना कहर बरपा रही है। पारा 42 से पार पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के इलाकों में मानसून की पहली बारिश के लिए एक और सप्ताह का इंतजार करना होगा। दिल्ली का पारा
43 डिग्री पहुंच चुका है और ह्यूमिडिटी यानी कि उमस बहुत ज्यादा है। जिनके घरों में एसी कूलर नहीं है वो तो झुलसाने वाली गर्मी में बेहाल हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली वालों की जुबान पर बस एक ही सवाल है, आखिर दिल्ली को कब भिगोएगा मॉनसून, कब बरसेंगे दिल्ली में बदरा। मैम गर्मी तो यहाँ पर इतनी हम लोगों को होती है कि मतलब बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ही गर्मी होती है, ज़बरदस्त होती है। और बरसात का इंतज़ार करते हैं कि भाई बरसात आए तो लोगों को राहत मिले, और उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। रोज़ घटाएं होती हैं, हवा चलती हैं, लेकिन जो बादल आते भी हैं वो भी उड़ के चले जाते हैं। गर्मी के कारण यहाँ टूरिस्ट प्लेस है और इस वजह से इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ टूरिस्ट लोग भी नहीं आ रहे हैं। टूरिस्ट तो छोड़ो, आप जो यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। इस वजह से हमारे भी काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। जब लोग आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। हम लोग बस पेड़ के नीचे राहत ले रहे हैं और पैसेंजर का इंतज़ार कर रहे हैं। राजधानी में गर्मी और उमस का तांडव जारी है। दिल्ली वालों को गर्मी से अभी राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और अगले कुछ दिनों तक मॉनसून आने की कोई खबर नहीं है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो ये धूप और जलाने वाली है। पारा अगले 48 घंटे में 43 डिग्री के पार जा सकता है। दिल्ली में मॉनसून आने की नॉर्मल डेट 27 जून है। पिछले साल 25 जून को ही मॉनसून आ गया था। इस बार समय से काफ़ी पहले मॉनसून आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन ना तो दिल्ली में मॉनसून आया और अलर्ट, साथ ही में ह्यूमिडिटी और बढ़ गई। आमतौर पर मॉनसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से शुरुआती दौर में मॉनसून जिस तेजी से आगे बढ़ता था, उसे देखते हुए ही मौसम विभाग ने दिल्ली में 12 दिन पहले यानी कि 15 जून तक इसके पहुंचने की संभावना जताई थी। लेकिन बाद में हालात बदल गए। बाद में 22 जून और फिर तय तारीख यानी कि 27 जून को मॉनसून के आने की संभावना बनी, लेकिन वो भी सही साबित नहीं हुई। और अब तो जून बीतने को है और मॉनसून आया अभी तक नहीं। आखिर दिल्ली से मॉनसून रूठ क्यों गया? दिल्ली आ रहा मॉनसून कहां तक आकर अटक गया? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मॉनसून की दस्तक से पहले कितने दिनों तक दिल्ली को और झुलसाएगी ये गर्मी। दिल्ली में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि ताज़ा टेम्परेचर क्या है। जी हाँ, वक्त 4:06 हो रहा है और टेम्परेचर आपको बता रहे हैं 43 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ 43 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बल्कि इस वक्त फील लाइक्स यानी महसूस आप कर रहे हैं 46 डिग्री, यानी 46 डिग्री टेम्परेचर आप महसूस कर रहे हैं। केरल में 2 दिन देरी से पहुंचने के बाद मॉनसून सामान्य से 7 से 10 दिन पहले ही पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत को कवर करते हुए पूरे देश में दौड़ गया था। इसने राजस्थान के बाड़मेर समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को भी कवर किया, लेकिन दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मॉनसून ने दगा दे दिया। आखिर क्यों उल्टी पड़ गई मॉनसून की चाल? ये जानने के लिए सबसे पहले इस वजह को जान लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हवाएं कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मॉनसून को आगे बढ़ने से रोक रही है। फेवरेबल आपके पास तब होगा जबकि पूर्वी हवाओं का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा और साथ में आपके पास कह सकते हैं कि जो नमी भरी हवाएं हैं उससे बारिश आपके पास शुरुआत होगी। तो फिलहाल अभी हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग पूर्वी हवाएं दिल्ली एनसीआर तक नहीं आ रही हैं, साथ ही उतनी नमी भी नहीं है। सुना आपने, पश्चिमी यानी पछुआ हवा के असर की वजह से मॉनसून को आगे बढ़ाने वाली पूर्वी हवाएं कमजोर पड़ गई, इसलिए मॉनसून 10 दिनों से आगे नहीं बढ़ा। मॉनसून एक ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश तो दूसरी ओर राजस्थान के कुछ हिस्सों में आकर ठहरा हुआ है। वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक मॉनसून की दस्तक तभी सुनिश्चित हो पाती है जब पूर्वी हवाएं चल रही हों, नमी बढ़ी हुई हो और लगातार कई दिन तक बारिश हो। पूर्वी हवाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन मिड लेटीट्यूड यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी की जगह पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इससे सिस्टम मजबूत नहीं हो पा रहा, यानी फिलहाल मॉनसून के कमजोर होने का सिलसिला अभी भी जारी है। दिल्ली वालों को गर्मी से राहत और बारिश के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि मॉनसून कहां अटका पड़ा है, तो इसका जवाब इस मैप ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं।
साउथ वेस्ट मॉनसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजर रही है। देश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मॉनसून आता है। अरब सागर में मॉनसून बेहद कमजोर है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मॉनसून आता है, लेकिन वहां कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है जो पूर्वी हवाओं को इस क्षेत्र में मॉनसून लाने में मदद कर सके। The Bay of Bengal, Arabian Sea, hardly any cloud. Right. You can see black color. White are the cloud zone, and the main cloud zone is sitting over northern region, particularly northeast India, along the Himalaya. You can see from. मॉनसून में ठहराव के लिए एक वजह पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाएं भी हैं। पश्चिम से आ रही इन हवाओं से सिर्फ मॉनसून ही सुस्त नहीं हुआ, बल्कि तपिश और उमस भी बढ़ गई। साफ है, मॉनसून के फिलहाल जोर पकड़ने की संभावना कमी है। दिल्ली में अगर मॉनसून के शेड्यूल पर नजर डालें तो पिछले साल 25 जून को मॉनसून की पहली बारिश दर्ज हुई। 2019 में मॉनसून ने 5 जुलाई को दिल्ली को पहली बार भिगोया। 2018 में 29 जून को मॉनसून में पहली बार बदरा बरसे। साल 2017 में मॉनसून ने 1 जुलाई को दस्तक दी, तो वहीं 2016 में 2 जुलाई को दिल्ली में मॉनसून की एंट्री हुई। मौसम विभाग की माने तो अभी कम से कम 1 हफ्ते तक मॉनसून के इसी तरह बने रहने की उम्मीद है, यानी जुलाई के दूसरे हफ्ते तक ही दिल्ली एनसीआर में मॉनसून के दस्तक की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान बारिश तो बीच बीच में होती रहेगी, लेकिन छिटपुट ही। ये सिचुएशन हमारे पास आ सकती है कि बहुत डिले हो जाए, 10 से 15 दिन डिले हो जाए या हफ्ता 10 दिन पहले आ जाए। तो इस बार हमारे पास फ़िलहाल तो 15 तारीख के बाद थोड़ी उसमें कंडीशन फेवरेबल थी, लेकिन अभी हमारे पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है और अगले 4-5 दिनों तक आने की संभावना नहीं है। तो जब तक कि हमारे पास कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, रेनफॉल एक्टिविटी नहीं होती है, तब तक नहीं होगा। तो मानसून तो फिलहाल डिले हो चुका है। कुछ मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 8 जुलाई से बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं चलेंगी। इसके बाद ही देश के बाकी हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ेगा। तब तक इन इलाकों को बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्या आपने प्लास्टिक की नदी बहते देखी है? बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन सोशल मीडिया में 44 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक नदी के अंदर प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि यह मुंबई की मीठी नदी है जिसका मॉनसून के दौरान यह हाल हो गया। पानी कम और प्लास्टिक ज्यादा नजर आने लगा। तो चलिए करते हैं इस वायरल दावे की पड़ताल। मुंबई में प्लास्टिक की नदी बहने का सच। आपने नदी में पानी बहते तो देखा होगा, मगर क्या प्लास्टिक को बहते हुए देखा है? 44 सेकंड का ये वीडियो जितना हैरान करता है उतना ही चौंकाने वाला है। इसके साथ किया जा रहा दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो मुंबई का है। दावे के मुताबिक मीठी नदी में पानी नहीं सिर्फ प्लास्टिक है। दावा यह भी है कि 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करने के बाद भी मीठी नदी का ये हाल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ प्लास्टिक का अंबार है, कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा। कैमरा आगे बढ़ता जाता है तो तस्वीर बदलती नहीं है। ड्रोन कैमरे से भी इमारतों के आसपास कूड़े का अंबार है। कुछ बच्चे भी उस गंदे पानी के पास खड़े हुए हैं। कहना गलत नहीं होगा, ये बच्चे इसी नदी के किनारे बने मकान में रहते हैं। इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया में 2 तस्वीरें शेयर की गई और लिखा गया। पहली तस्वीर साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद, गुजरात सरकार ने 1400 करोड़ रुपए का फंड खर्च किया। दूसरी तस्वीर मीठी नदी, मुंबई, महाराष्ट्र। बीएमसी और एमएमआरडीए ने 1000 करोड़ से ज्यादा का फंड खर्च किया। मॉनसून के दिनों में मीठी नदी हर साल अपनी गंदगी की वजह से चर्चा में रहती है। बीते 14 साल से मीठी नदी की लंबाई, गहराई और सफाई पर काम चल रहा है। अब तक करीब 1400 करोड़ खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन मीठी नदी की सूरत अभी भी नहीं बदली है। यही वजह है कि तेज बरसात के दौरान मीठी नदी हर साल मुंबई पर कहर बरपाती है। और अब जो इस नदी में प्लास्टिक बहने का दावा किया जा रहा है, ये और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है।
हमने इसकी पड़ताल की। क्या वायरल हो रहा वीडियो मुंबई की मीठी नदी का है? क्या इस साल की बारिश में नदी में प्लास्टिक बहने लगी? क्या नदी से प्लास्टिक हटाने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार हुआ है? सच की तलाश में न्यूज नेशन के मुंबई संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ये जानना चाहा कि मीठी नदी में पानी बह रहा है या फिर प्लास्टिक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की सच्चाई क्या है और हकीकत से आपको रूबरू कराने के लिए हम आपको लेकर पहुंचे हैं मुंबई के मीठी नदी के पास। सबसे पहले आपको हम मीठी नदी की तस्वीर दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से बीएमसी ने सफाई का काम किया है। मीठी नदी के आसपास दूर तक आपकी नज़र जाएगी तो आपको बस्तियां दिखाई देंगी और जब मीठी नदी की सफाई का काम ठीक से नहीं होता है और जब मानसून के दिनों में बारिश तेज हो जाती है तो यही मीठी नदी का पानी जो है वो आसपास की बस्तियों में घुस जाता है। यही वजह है कि बीएमसी मीठी नदी की सफाई पर विशेष ध्यान देती है। करोड़ों का बजट है जो कि मीठी नदी की सफाई पर खर्च किया जाता है। दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक वायरल वीडियो है और दूसरा हमारे कैमरे में कैद मुंबई की मीठी नदी। दोनों वीडियो में आप फर्क साफ देख सकते हैं। मुंबई का नहीं है तो कहां का है फिर वायरल वीडियो? अब हमने इंटरनेट पर प्लास्टिक रिवर के बारे में जानकारी जुटाई तो यही वीडियो एक जगह मिल गया। इसे 9 अक्टूबर 2018 को YouTube पर अपलोड किया गया है। इस वीडियो के कैप्शन के साथ बताया गया है वायरल वीडियो फिलीपींस के मनीला का है। इस नदी में 2008 से काफी तादाद में प्लास्टिक बह रही है। इस इंडस्ट्रियल प्लास्टिक को रोकने की कोशिश की गई मगर नाकामी मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में सामने आया कि मुंबई की मीठी नदी में प्लास्टिक बहने का जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। वीडियो ना तो हाल फिलहाल का है और ना ही मुंबई का। टीम न्यूज नेशन। दमदार 10 में रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए वापस लौटेंगे तो आज की 50 दमदार खबरें आपको दिखाएंगे जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। अब बने रहिएगा हमारे साथ।